Next section is circular motion. Okay. ये अभी मत लिखना, ये बस दिमाग में रखने के लिए ये पढ़ाना है। सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में दो चीजें हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉर्मल जो सर्कुलर मोशन होता है वो। तो जो क्लास 9 के सिलेबस में है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहले इसका मतलब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हो गया? से फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से मूव कर रहा है सर्कल में, ओके। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, अज्यूमिंग कि इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट वी कैन सी, the magnitude of velocity is constant, but the direction is changing. But the direction is changing. Now ये मोशन का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ, टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। जिस भी पॉइंट पर आपको उसका डायरेक्शन चाहिए, से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर इसको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। चूंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा है तो हम वेलोसिटी को किधर बनाएंगे? इधर। अगर हमारा ऐसा डायरेक्शन होता तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बनाते? इधर, ठीक है। तो पहले टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट बनाने के बाद डायरेक्शन इससे देखेंगे, इस वाले से, कि किधर मूवमेंट हो रहा। नाउ हमने क्या सीखा था? वेलोसिटी का अगर एक कंपोनेंट भी चेंज हो जाए तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ चेंजिंग वेलोसिटी, एंड चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूसेस व्हाट? एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ केस ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। भले मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी वजह से हम इसको क्या बुला सकते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये जो था ये क्लास 9 में नहीं था, अगला वाला पार्ट की एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन? क्या होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू? इतना तो पता है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v square by r, where r equals to radius of the circle, और v जिस पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल रहे होते हो वो v स्क्वायर बाय r, एंड दैट इज एक्सेलरेशन का हमने वैल्यू लिख लिया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये सिखाया जाएगा आपको 11th में, जब आप फोर्स बैलेंसिंग सीखेंगे, वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब। लेकिन अभी के लिए हम बस पता करके रखेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर।
अब अगली बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। ये वाला जो एक्सेलरेशन आया, जो सेंटर की तरफ आया, उसे हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल मतलब सेंटर की तरफ, है ना? वहां पर टेंजेंट बना देंगे तो वो नॉर्मल आएगा। ठीक है। अगर मान लो ये वेलोसिटी चेंजिंग होती तो सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता। बट अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता तो एक एक्सेलरेशन और आता। ठीक है। जो कि किसके डायरेक्शन में आता? वेलोसिटी के डायरेक्शन में आता। एक एक्सेलरेशन और आता जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आता, उसे हम क्या बुलाते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज गिवन बाय डीवी बाय dt। नॉर्मल डीवी बाय dt जो हम करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। डीवी बाई डी टी का क्या मतलब हो गया? स्लोप ऑफ वीटी। तो दो तरीके का एक्सेलरेशन आता है बेटा, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल की तरफ। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और जब आप क्लास 11 में सीखेंगे तो नेट एक्सेलरेशन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। ठीक है। इनका और इनका वेक्टर सम करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? नेट एक्सेलरेशन। क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में है ना, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। ठीक है। दैट विल गिव यू नेट एक्सेलरेशन। तो हो सकता है किसी किसी केस में ये 80 और नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? an के ही बराबर। कैसे ऐड करते हैं? वेक्टरली ऐड करते हैं, सिंपल नहीं ऐड कर देंगे। एक का मान लो 2 मीटर पर सेकेंड आया, मान लो एक का आया ऐसा, दूसरा का आया ऐसा, तो ऐसे नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। वेक्टरली ऐड करते हैं, ऐसे होगा ऐड। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ऐसे ऐड होगा। ठीक है। नेट। कुछ एंगल पर तो आने का संभावना नहीं है क्योंकि एक टेंजेंट एक नॉर्मल है। खैर ठीक है, ज्यादा हो जाएगा वरना। एक्सेलरेटेड मोशन इज दिस वन। ठीक है। सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें क्लियर है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्लियर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्लियर है। दिमाग में इतना फिट है कि दो एक्सेलरेशन आता है, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल, जिसमें टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट कभी जीरो हो सकता है अगर वो सेम वेलोसिटी हो। डीवी बाई डी टी अगर जीरो आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। ठीक है। नेक्स्ट, हमने वो सीखा है, ये सीखा है क्या? ये बताओ पहले। सपोज अ बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन। टाइम टी में ये थीटा रोटेट हुआ है, ये सीखा है हमने। इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना, ओमेगा वगैरह सब सीखा है आपने? नहीं सीखा, कोई बात नहीं। ठीक है। देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो वेलोसिटी आती है उसे हम क्या बुलाते हैं? लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। जिसको हम क्या चीज से अभी तक पढ़ते हैं? वी, यू, ये सब। ठीक है। बट जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी आती है वो कौन सी आती है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम क्या बुलाते हैं? ओमेगा। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से होता है। ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट से नहीं होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से होता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कहानी शुरू करते हैं क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है। से फॉर एग्जांपल, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है। और बॉडी थोड़ी देर बाद यहां आ गई। तो यहां पर अगर ये इसको हम 0 डिग्री माने तो यहां पर कुछ ये ऐसा घूम गया होगा बेटा, थीटा 180। तो ये जो एंगल घुमा इसको हम क्या बुलाते हैं? एंगुलर डिस्प्लेस।
सब कुछ एंगल के टर्म्स में लिखाएगा, ठीक है, डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं लिखाएगा, सब कुछ एंगल के टर्म्स में लिखाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज थीटा का यूनिट। थीटा का जो यूनिट होता है वो अब होता है, डिग्री नहीं होता बेटा, रेडियन होता है यूनिट। ठीक है, थीटा को हम रेडियन में लेते हैं। रेडियन और डिग्री का हम रिलेशन भी लिखेंगे। ये समझ ही लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर आपको शुरू में मैथ्स में पढ़ाया जाएगा ना, उसमें दिक्कत हो जाएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। ये पूरे चक्कर को हम कितना बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। और डिग्री में क्या होता है बेटा, 360 डिग्री। बस हो गया। तो अगर मुझे मान लो 180 डिग्री घूमना हो तो कितना पाई रेडियन घूमे होंगे, सिर्फ पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, पाई/2, 45 का आप खुद निकालेंगे। क्या होगा 45 का, 90 का आधा कर देंगे तो पाई/4। इसका आदत डाल लीजिए, और जिनका मैथ्स है वो तो डाल ही लीजिए, ये सब सिलेबस से गायब है ना। ठीक है, चलिए फटाफट इन सब का वैल्यूज बताइए डिग्री में। जब आप रोटेशन पढ़ेंगे चैप्टर 6, तो वहां एक और आएगा सॉलिड एंगल। ठीक है, उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। वो भी टाइम है वो आने में, पहले ये तब आ जाए। 2 पाई/3 हो गया हमारा। पाई का वैल्यू कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो 2 × 180 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू व्हाट, पाई/3 कितना होगा, 180 डिग्री। पाई का वैल्यू है, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, और ये कितना होगा, 3 पाई/2। ये कन्वर्जन हो जाएगा हमसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखना, मैथ्स में भी यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में। यही याद रखना, और क्या, धीरे धीरे करते करते। रेडियन को डिनोट रैड लिखते हैं, RAD। ठीक है, बस। नथिंग कॉल R या RN, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, RAD लिख देते हैं, रेडियन। नाउ सपोज नेक्स्ट इज, हाउ इज दिस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड। ये देखो, ये नाइन्थ का भी, नाइन्थ में नहीं है ये सब, ठीक है, बट वो जब जेई वगैरह सब पढ़ाते हैं ना, बोलकर कि NSC JS और ये सब का तैयारी, तो वहां के बच्चे ये पढ़ रखे होते हैं, उसी लिए बता दे रहा हूँ बस, तो छोड़ देता। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। दिस इज ओमेगा। जनरली वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, ऊपर पर डिस्टेंस होगा, नीचे में क्या होगा, टाइम होगा, या ऊपर पर डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे में क्या होगा, टाइम होगा। तो चूंकि हमें अब एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वही रहेगा, टाइम आप थीटा में घूमो, टाइम आप लीनियर में घूमो, बात क्या रहेगा, टाइम का सेम। तो दिस विल बी गिवन बाय θ/g। सब कुछ सेम चलता है बेटा, बस नाम लिखा हुआ है। ठीक है, θ/t। तो एक क्वेश्चन कर लेंगे हम फटाफट, क्योंकि नया है आपके लिए। बताइए, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू
90 डिग्री एंड टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। निकालिए एंगुलर वेलोसिटी। आ गया सभी का एंगुलर वेलोसिटी? क्या है एंगुलर वेलोसिटी? 45 नहीं आया ना? 45 आ गया, वेरी गुड। थीटा को पहले चेंज करेंगे, 90 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू व्हाट? पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 which will give you pi by 4। और यूनिट, यूनिट इंपॉर्टेंट तो यूनिट है। ऊपर पर थीटा किस में लिखा हमने? रेडियन में। टाइम किस में होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सिलरेशन is given by alpha, denoted by alpha. Angular acceleration is denoted by alpha. ठीक है, वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे निकाला था। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां हमने क्या लिखा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय। ऐसा भी हो सकता है ना बेटा, यहां पर इसकी वेलोसिटी अलग हो, यहां पर अलग हो, तो उस केस में दिस विल बी अ केस ऑफ व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फा। अब एक चीज हमें पता होती है, उसको हम बस यहां पर यूज करेंगे। जब हम फोर्स लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। ये जो अल्फा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया है, इसके वजह से भी कुछ आता होगा। तो वो कुछ को हम क्या बुलाते हैं? टॉर्क। एंड दैट इज रिटन एज समथिंग टाइम्स अल्फा। That something is called moment of inertia. ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इक्विलिब्रियम? अभी तक क्या था हमारे लिए इक्विलिब्रियम का मतलब? कभी भी कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? ये तो पढ़ा होगा ना, फोर्स वाले चैप्टर में है। कोई बात नहीं, कर देते हैं। A body is said to be in equilibrium when net force on the body is equals to 0। नेट फोर्स बेटा, सबका एडिशन करके, इंक्लूडिंग डायरेक्शन भी लेकर। से फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ऐसा है, इसके ऊपर ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर आप देखो एक्स डायरेक्शन में 0, वाई डायरेक्शन में 0। तो नेट फोर्स अगर 0 होता है किसी बॉडी पर, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। क्लास 9 तक यही सिखाया जाता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट इज इक्वल टू 0। Now, when you go to class 11 and when you learn rotational dynamics, this will change. Equilibrium will mean F net तो 0 होना ही चाहिए, टॉर्क नेट भी 0 होना चाहिए। This is the actual meaning of equilibrium. Summation of all torque should be 0 and summation of all forces should be 0.
टॉर्क वगैरह कैसे निकालेंगे ये वहां सिखाया जाएगा, बट ठीक है। अल्फा की वजह से जो हम फोर्स के इक्विवेलेंट चीज लिख सकते हैं यहां पर, वो क्या है? टॉर्क को लिख दिया है मैंने, बट नया चीज है आपके लिए। क्या टॉर्क का सिग्निफिकेंस आपको पता है? पहली बार सुन रहे हैं ये वर्ड? तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इस दरवाजे को, ठीक है, देखिए ध्यान से, इस दरवाजे को यहां से धक्का मार के बंद कीजिए और एक बार यहां से धक्का मार के बंद कीजिए। ज्यादा एफर्ट कहाँ लगेगा? दूसरे वाले में। पहला वाला आसानी से बंद हो जाएगा। तो ये है सिग्निफिकेंस। एक और फॉर्मूला आता है टॉर्क का, आर क्रॉस एफ। ठीक है, समझना है। टॉर्क इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? रोटेशन। दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ना, आर क्रॉस एफ, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। एफ इज फोर्स, वेक्टर प्रोडक्ट। और यही दिस इज, एंड दिस इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। ठीक है, आर क्रॉस एफ, द ऑर्डर मैटर्स। आर क्रॉस एफ भी लिख ही दिया है तो भी समझ ही लो क्या है आर क्रॉस एफ। इधर देखो, यहां पर आपने फोर्स लगाया है ना, और ये रोटेट किसके अबाउट हो रहा है? यहाँ जो हिंज है उसके अबाउट। तो आर ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, दिस विल बी योर आर, और ये एफ, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो जिस चीज के अबाउट रोटेशन हो रहा है वहां से डिस्टेंस फोर्स का विल बी योर आर फोर्स। तो दे रखा हो आर क्रॉस। बस इतना ही इक्विलिब्रियम के लिए। तो टॉर्क का सिग्निफिकेंस यही है रोटेशन में। तो आप गाड़ी वगैरह अगर आपने मतलब कार वार में अगर फैंसी रखते होगे तो वहां देखते होगे कि टॉर्क, टॉर्क लिखा होता है, फोर्स नहीं लिखा होता। कितना टॉर्क का है पावर मोटर का, चक्के के कारण। ठीक है, तो ये इसमें कुछ पूछना है सर्कुलर वाले में? तो ये लास्ट पार्ट था मोशन का जो सिखा के भेजना था। एक क्वेश्चन का आंसर करिए, ये आप, ये क्लास 9 का है। कैन देयर बी एक्सिलरेशन, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होता तो पूछता क्यों मैं? कैन देयर बी एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी इक्वल टू जीरो फॉर एन ऑब्जेक्ट? और अगर पॉसिबल है तो कहाँ? बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। यही सब चीज पूछ के आपके वहां दोस्त आपको डराएंगे। ठीक है, तो डरना है। ग्राउंड पे रखा हुआ है तो बेटा उसमें तो उसको एज अ रेस्ट ही मान लेंगे ना। बट ठीक है, आप सही। चलो, ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? जी, मतलब फोर्स एम जी, एक्सेलरेशन किधर है? जी, बट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। ठीक है, यही मान के चले, यही आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा इसका। तो इसके साथ मोशन में इतना ही है। ठीक है, और अगर आपको कुछ ऐसा है नाइन्थ का जो नहीं आता हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ रह गया हो इसके बाद मोशन में जो आपको डर लगता हो, क्योंकि इससे ज्यादा तो इतना तो होगा भी नहीं वहां पर, इससे ज्यादा है नहीं वहां। एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, मोमेंटरी रेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ये सब चीज नया जो है वो पढ़ना है अच्छे से, और क्या हो जाएगा। सो विल मूव ऑन टू देन नेक्स्ट वन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सब पर करना है।
मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, वो होली होली के टाइम पर जब बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा ना 2-3 दिन, तो उसी समय क्वेश्चन करेंगे आप घर में बैठ के। सेकेंड चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ रखा है, तीनों लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। Now tell me which of the following law, first, second, or third, defines force? Is it? लिखिए लॉ को, लिखिए। हो गया। फर्स्ट लॉ, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या चीज में रहेगा? रेस्ट पर। मोशन वाला ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट? In the absence of certain physical quantity which is called what? Net external force. Hence, the first law defines the force qualitatively. एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके एब्सेंस में जो रेस्ट है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन है वो मोशन में रहेगा। तो इसका क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम और क्या पढ़ते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस डिफाइंस फोर्स क्वांटिटेटिवली। कहने का मतलब है हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स का। 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 50 न्यूटन, इसमें वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे। The first one is qualitative definition of force. The second one is quantitative definition of force. ठीक है?
अभी सब लिखेंगे, रेट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वगैरह क्या है ना। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। जो फोर्स आता है पिक्चर में उसका डायरेक्शन क्या होता है दोनों फोर्स का, अपोजिट। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थर्ड वन दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड लॉ, both the forces act on same object or different objects. दो फोर्स आया ना, इक्वल एंड अपोजिट, इट विल बी ऑन सेम ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ड्रॉ कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में टकराया है, ठीक है, तो ये वाला इसके ऊपर ऐसे धक्का दे रहा होगा, और न्यूटन के थर्ड लॉ से ये वाला इसके ऊपर ऐसे धक्का दे रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखना, पहले वाले फोर्स का इंडिविजुअल डायग्राम बनाए, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट टू है, टू के ऊपर ये वाला फोर्स लग रहा है, कैन यू सी दैट। और दूसरा वाला अगर वन का हम डायग्राम बनाए, तो वन के ऊपर ये वाला फोर्स लग रहा है ऐसे। तो दोनों फोर्स किसके ऊपर लग रहे हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखिएगा इस चीज का, पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं हम। फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ी सी बातें। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज, व्हाट इज इनर्शिया, क्या होता है इनर्शिया बेटा। तो टेंडेंसी, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू resist any change in its motion। तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन मोशन में ही रहना पसंद करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास। तो अगर एक बस और एक ट्रेन को खड़ा कर दिया जाए तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अरे अभी तो आपने बोला मास, इसमें सोचना क्या है, ट्रेन का, ठीक है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया के काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन होता है, वो जब गाड़ी स्टार्ट होता है वो झटका लगता है आगे की तरफ, गाड़ी रुकता है तो पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कैरम बोर्ड में अगर आप जोर से नीचे वाले को स्ट्राइक करो तो ऊपर का पूरा जो है वो उतर कर नीचे आ जाता है। दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया। कारपेट, कारपेट को बीट करते हैं, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, डस्ट बाहर आता है, कारपेट पीछे जाता है, डस्ट वहीं रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस टू द डस्ट, लोग लिख के आए डस्ट बाहर आता है, डस्ट वहीं रहता है, कारपेट पीछे जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सब चीज अब एरर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, है ना, ध्यान रखना उसका, में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मेजर ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट इज मोमेंटम, फिर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो फॉर्मूला लिख लिया हमने मोमेंटम का, मोमेंटम इज गिवन बाय पी, पी से डिनोट होता है मोमेंटम।
स्मॉल पी, कैपिटल पी नहीं, स्मॉल पी. सेकेंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? बोलिए, क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? जिस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी लिखा होगा, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. तो अगर हमने किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख लिया है तो मोमेंटम क्या है बेटा? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. कैन यू राइट दिस? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहली बार जब वहां आएगा तो आपको लगेगा कि क्या है ये. मेरे हिसाब से आना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. ये पता होगा आपको, फॉर्मूला लिखना है. दोनों का अलग अलग लिखो ना, वो दिख जाएगा कैसे कैसे निकालेंगे. केमिस्ट्री में भी आएगा, ओके, बोर्ड्स वाले में. हो पाया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, तो मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m से अपने से मल्टीप्लाई किया तो m से डिवाइड भी कर देंगे, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर. दिख रहा है हम सबको? ये खुद से किया है, एक m से डिवाइड, m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. m स्क्वायर वी स्क्वायर विल गिव यू mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. mv का होल स्क्वायर इज मोमेंटम. याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m. रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, चलिए इसके बाद आप खुद से लिखेंगे. राइट डाउन द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम. कैसे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम को? किसी भी क्वांटिटी का चेंज कैसे लिखते हैं? लिखिए. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू. रेट लिखिए. ये लिखा हमने, एम को कॉमन लीजिए. ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन. तो बेसिकली क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे रखा रहे, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन दे रखा रहे, फोर्स ले रखा रहे, सब क्या होगा आपस में? इक्वल. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, और ये डेरिवेशन भी है. ठीक है, since we are reading the momentum in straight line motion, this momentum is known as linear momentum. ठीक है, जैसे linear velocity.
वैसे ये क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा एक चीज और समझना, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये नहीं होता है कि खाली इधर ही जा रहा होगा, है ना, ऐसे भी जा सकता है ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जब भी जाएगा तो सीधा जाएगा, ऐसे घूम के नहीं जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसी तरह ऑब्जेक्ट जो है ऐसे आ रहा होगा। सर तीनों डायरेक्शन में कैसे जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट तीनों डायरेक्शन में कैसे जाएगा, किसी एक में जाएगा। एक ऑब्जेक्ट को वहां रखो और उसको दूसरे कोने पर लेकर आओ, देखो उसका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्या उधर वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा उसका? नीचे आ रहा है तो क्या नीचे वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा? ठीक है। और एक जो है, जब वो आगे बढ़ रहा होगा तो इधर वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ठीक है, सिखाया जाएगा जब आपको, तब सीखिएगा। पर दिमाग में यही रखना है, लीनियर मोमेंटम का मतलब बस एक्स डायरेक्शन नहीं होता है, तीनों डायरेक्शन हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं काउंटर क्लॉक वाइज में। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोमेंटम। फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है बेटा? इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब, एब्सेंस का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग सकता है, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। नेट क्या होना चाहिए, जीरो। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स नहीं लिखा मैंने, नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equals to final momentum of the system. Initial momentum of the system is equals to final momentum of the system. एक क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर, ये रहा 9.6। डायग्राम बनाइए, शुरू में सिस्टम कैसा है और बाद में सिस्टम कैसा है, पहले डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम के मत बनाइएगा ये सब क्वेश्चन, तो नहीं बनेगा।
सोच के बनाना है, ओके। बुलेट फायर होने के पहले क्या स्टेटस होगा और बुलेट फायर होने के बाद क्या स्टेटस होगा, तभी तो आंसर निकाल पाएंगे ना, शुरू में क्या था और बाद में क्या था। आंसर निकालना इज नॉट द एम, वो समझ कर निकालना इज द एम, ओके। आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। हो गया, बन गया सिस्टम। बुलेट फायर होने के पहले तो ये गन होगा और इसी के अंदर बुलेट भी होगा, होगा कि नहीं। और बुलेट फायर होने के बाद ये रहा बुलेट और ये रहा गन, ठीक है। तो बेटा ये डायग्राम बिना बनाए मत बनाना कोलिजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। कभी भी यहाँ पर हो आगे हो, बिना डायग्राम बनाए हुए मत करिएगा। शुरू में शुरू में अगर हम देखें तो बुलेट और गन दोनों क्या है, साथ में है। तो सिस्टम का मास हम कैसे लिखेंगे, साथ में है तो इसका वजन क्या होगा, 2 किलो। पिस्टल का मास और 20 को केजी में चेंज करने के बाद बुलेट का मास। दिस इज द इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम, ओके। और वेलोसिटी क्या है बेटा पूरी सिस्टम की, 0, रुका हुआ है ना। फाइनली व्हाट विल हैपन, अज्यूम, देखो हमें तो पता है कि बुलेट आगे जाएगा गन पीछे आएगा, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों इसी तरह जा रहा है। तो शुरू में सिस्टम का मोमेंटम ये हो गया, बाद में सिस्टम का मोमेंटम क्या है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का मोमेंटम अलग अलग लिखना होगा और फिर डायरेक्शन के साथ जोड़ देना होगा। जोड़ना कैसे है, डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 किलो इंटू इसका वेलोसिटी जो फाइंड आउट करना है, प्लस 20 ग्राम और इसका, सॉरी, वेलोसिटी। 0 से 0, 0 से 0, 15 दूना 30, 3। ये आया आपका इक्वेशन। 150, 0 से 0, 15 2 30, 30 का 0, 3, ठीक है। ये आया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इनको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट विल बी 0, दिस विल गिव यू 2v+3। 3 लेफ्ट साइड आएगा तो -3, 2v। v इज इक्वल टू -3/2। v का वैल्यू क्या है बेटा, -1.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये हो गया कि जो हमने डायरेक्शन माना था ये डायरेक्शन नहीं होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा, ये अपने आप वो आ जाता है, ठीक है। तो अपने से आपको मानने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहां पर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना मतलब आगे चल के जब और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे थोड़ा पचाने में थोड़ा दिक्कत होता है, कैसे आ जाता है अपने आप, बट आ जाता है अपने आप, ठीक है।
तो अपने से ठीक करके नहीं लिखना है, मान लेना है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में सब मान लेना, अपने आप वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। अपने से लेकर लिखोगे तो कहीं कहीं किसी सवाल में फंस जाते हैं। ओके, क्लियर है ये? इसमें कुछ पूछना है? अच्छा, इस वेलोसिटी को, ये जो पीछे आया, इसी वेलोसिटी को क्या बुलाते हैं हम? रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, ये सब नाइन्थ के लिए, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक चीज और दिमाग में आ गई तो वो भी बता दिया जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का मीनिंग कुछ इस तरीके से हम समझते हैं, ठीक है, फेनोमेनन का, जैसे मान लो जो कान में है, ऐसे करके मारो तुरंत, और इसी को थोड़े देर तक इस तरीके से दबा के रखो, तो ज्यादा चोट किसमें लगता है? पहले वाले में। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस केस में ड्यूरेशन क्या था? कम। और अगर थोड़ा देर दबा के रखो तो उस केस में ड्यूरेशन क्या होता है? ज्यादा। तो टाइम के हिसाब से ये इंपल्स हम डिवाइड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। और क्वांटिटी है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपल्स इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम। कितनी देर के लिए वो फोर्स लगा? नाउ सिंस force is defined as final momentum minus initial momentum defined by t, तो अगर हम t से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो बेसिकली इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। दे विल टीच यू टू राइट इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, यही है इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, एफ डी टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, इसी को इंटीग्रल फॉर्म में सिखाएंगे। अब ये तो हमें याद हो गया ना बेटा, अभी वो क्वेश्चन करना है, ये तो अब हमें याद हो गया ना, इसको तो अब हम कर लेंगे ना आराम से, ये सब कर लेंगे ना। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो क्या आएगा आंसर, बताओ एक बार। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो ये बाहर, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एन इंटू एन माइनस वन। तो क्या देगा ये आपको? 15t²। ये आया अपना आंसर। तो जैसे ये सीखा, वैसे एक चीज और सीखनी है। What- हमने डी बाई डी टी का क्या मतलब सीखा था? स्लोप सीखा था ना। स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो tan थीटा, या तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो यू विल गेट स्लोप। इसका मतलब क्या है? ये वाले लकीर का मतलब बहुत परेशान करेगा शुरू में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नाम तो इसका है इंटीग्रल, लेकिन क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। ठीक है, ये ध्यान रखना। से फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका, इस ऑब्जेक्ट का मास निकालना, तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक से नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ देंगे और हर पार्ट का मास मेजर कर लेंगे, मास मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट पार्ट में तोड़कर मेजर करने से बढ़िया है कि उस मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, एक पार्टिकल का मास यूज करो और उसको इनफाइनाइटली जोड़ लो, तो वो तरीका होता है ये इंटीग्रल, सम करना। तो इन केस ऑफ मोशन, द इंटीग्रेशन विल गिव यू एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का हमें क्या मिलेगा? एरिया। ग्राफ का स्लोप क्या चीज से मिलता है? डी बाई डी टी से। ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा? एक्स को इंटीग्रेट करने से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस?
एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। लिख लीजिए, बहुत हैंडी होगा, क्योंकि ये सब शुरू में नहीं सिखाया जाएगा बेटा। ऐसे ही आपको बोलेगा फॉर्मूला याद कर लो, अभी याद कर लो। और एक इसका एप्लीकेशन देख लेंगे। से फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे दे रखा है, आ, ठीक है, एक्सेलरेशन छोड़ो, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये दे रखा है। ठीक, वेलोसिटी को हम स्लोप के फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी किसका स्लोप होता है? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? dx/dt। ठीक, अब dx को अगर एक साइड रखा जाए और इधर ऐसे कर दिया जाए, तो बेसिकली हमने क्या लिख दिया है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या करना होगा? जोड़ना होगा सारे डिस्प्लेसमेंट को। तो कैसे जोड़ेंगे? इंटीग्रेट करके। दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। टू हमेशा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा? एक्स डीएक्स की जगह टी डी टी है ना? एक्स डीएक्स की जगह टी डी टी है, इनका वैल्यू इज 1। नहीं, आया t²/2। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिखना हो, तो हम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अपना क्या है? x = t²। तो दिस इज द वे टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फ्रॉम वेलोसिटी फंक्शन। ठीक है, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो देख लीजिए। और नहीं पढ़ाएगा, बात मानो, मेरा नहीं पढ़ाएगा। पढ़ा दिया तो अच्छा बात है, बट मुझे नहीं लगता। किताब कहाँ है यार? एक मिनट रुक जाओ। डन। ये रहा, विल नॉट टीच यू। और मोशन के दूसरे चैप्टर का दूसरा ही एग्जाम्पल वही है, बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और जो अभी इंटीग्रेशन बताया ना, इसी को खाली याद रखना है। ठीक है, जो अभी बताया x⁻n वाला, ठीक है, यही बहुत यूज होगा। यही दोनों हर जगह यूज होगा, तो इसीलिए मैंने आपको यही दोनों बताया, क्योंकि और भी फॉर्मूले आएंगे जो आपको याद करने होंगे। इसको डेरिवेट भी करोगे आप बाय एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स डेरिवेटिव जब आप पढ़ोगे वहां पर। बट ये वाला तो एकदम बेसिक सा चीज है, ये याद करना होगा बेटा। इसको यूज कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए, लेकिन जरूरी था, दिमाग में आ गया है तो यहीं से शुरू करेंगे आपका। यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकालिए एक बार वेलोसिटी।
अगली क्लास इंपॉर्टेंट होगी बेटा, आई विल टीच यू हाउ टू रिजॉल्व फोर्स इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, वेक्टर में कैसे रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया है तो आप कर सकते हैं, वो जरूरी है। वेक्टर भी लिख लिया हमने, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 15t²। ये आया अपना आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखो वहां भी बच्चों को इतना ज्यादा नहीं आता होगा, लेकिन इतना तो आता होगा। ठीक है, जो वही है 8 9 10 से, उनको इतना तो मिनिमम आता ही होगा, इससे ज्यादा नहीं आता होगा, इतना इसका भी गारंटी। एक आध दो हो तो हो। एक आध दो से हमें नहीं लेना देना, वो छोड़ देना होता है, वो आउट ऑफ द लीग ही होता है, वो बाय इनबॉर्न होता है। ठीक है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जर्क। गाड़ी गड्ढे में गिरा, है ना, चलते चलते अचानक से गड्ढे में गिरा, तो एक्सेलरेशन का स्लोप हमें क्या देता है? जर्क। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 30। तो ये तीन चीजें याद रखनी। ठीक है, v कैसे मिलेगा? xt का स्लोप। a कैसे मिलेगा? vt का स्लोप। जर्क कैसे मिलेगा? at का स्लोप। और स्लोप कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएट करके। ठीक है, अब उल्टा काम करना है इसके बाद। एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको 30t दे रखा है, आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। तो जब ऊपर जाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं। करो, ऐसे ही याद रख लो कम से कम। इंटीग्रेट करके लिखना, देख के मत लिखना, आंसर तो पता ही है ये आने वाला है। 30t का इंटीग्रेशन, तो 30 तो बाहर आ जाएगा। टी का इंटीग्रेशन, टी क्या लिखा भाई? टी की पावर 1। टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय +1। ये आपको क्या देगा? 30 × t², वही आया, आंसर आया, आया ना। और ये भी निकाल ही लो, फिर ऊपर जाना है, एक बार और इंटीग्रेट। यही सब देखकर फिर बच्चों को ना फिजिक्स टफ लगने लगता है, और खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों को। अरे जिसलिए मैथ्स छोड़े फिर से आ गया। बट इतना ही है, मान के चलो, ये है और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, और कुछ नहीं है उसके अलावा। और वो जो चैप्टर्स मैंने आपको लिखे हैं वो अगर आप करके चले जाएंगे तो और भी कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अगेन दिस विल गिव यू 15 × t³ / 3। तो आंसर क्या आया होगा? 5t³। तो ऊपर से नीचे जाना है तो डिफरेंशिएट करना है, नीचे से ऊपर जाना है तो इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या कर रहे होते हैं हम? एरिया ऑफ द ग्राफ निकाल रहे होते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ AT ग्राफ विल गिव यू व्हाट? बोलिए। चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी नहीं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह स्लोप ऑफ AT ग्राफ विल गिव यू व्हाट? चर। नया क्वांटिटी वहां पढ़ाएंगे आपको एक्सेलरेशन के आगे, या हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दें आपके टेस्ट में। jerk is given by the differentiation of area, मतलब acceleration, find the value। और सिंपल सा देखो, वहां पर भी जो आपको
फंक्शन दे रखा होगा, सिंपल सा दे रखा होगा, ऐसा ही कुछ, या तो ये अकेला होगा या तो साथ में होगा ऐसा। ये भी कर लेंगे हम आराम से, अलग अलग करके, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को ये मान लेना टी की पावर जीरो, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1, क्या आएगा? टी की पावर 1, 3t। 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3t। ठीक है, तरीका सेम है दोनों ही केस। ठीक है, चलो ये तो रह गया यार, बट ये एरिया सिखाना था, ही जरूरी था ये आपके दिमाग में जाना कि कैसे आता है फाइंडिंग एरिया। और अगला क्लास में वी विल बी गोइंग रिजॉल्विंग द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एक्स आई कैप और जे कैप में तोड़ेंगे हम फोर्स को, वो सीखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखा है मैंने, नाइन्थ में है वैसा क्वेश्चन जेई और एनएससी वाले को जो पढ़ाते हैं वो लोग। ठीक है, तो विल बी डूइंग दैट, तो जरूर वो करना जरूरी है, करके आएगा। ठीक है, आई विल डू इट। डन।